1900 में अर्थ पर लगभग 1 लाख टाइगर्स थे। आज वो 4000 से भी कम है और इसी बीच ह्यूमन पॉपुलेशन 160 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ पहुंच गई है। और ये सिर्फ टाइगर्स की बात नहीं है, हजारों लाखों स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है एंड दे आर अबाउट टू गो एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट। और एक बार कोई स्पीशीज चली जाए तो कोई भी टेक्नोलॉजी उसे वापस नहीं ला सकती। सो हाय एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये लेप्चा ट्राइब है जो सिक्किम हिमालयन रीजन में रहती है एंड इनकी तरह इंडिया में और भी कई सारी ट्राइब्स हैं जो हजारों सालों से फॉरेस्ट एरियाज में रह रही हैं एंड वी विल कम बैक टू देम कि कैसे हम इन लोगों से नेचर को प्रोटेक्ट करना सीख सकते हैं। हम इस प्लैनेट को लाखों और प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं। सुबह से रात तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं सब हम इनकी वजह से ही कर पाते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं हम वो प्लांट्स ने प्रोड्यूस की है, फॉरेस्ट ने प्रोड्यूस की है और ओशंस में रहने वाले टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जो पानी हम पीते हैं वो भी हमें नेचर की वजह से मिलता है। सॉइल की वजह से चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो हम खा पाते हैं। वी ह्यूमंस along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are just a small part, a very small part, and we are very much dependent on the system for our own existence. इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड की टोटल एरिया का बस 2.4% एरिया है, बट इतने एरिया में इंडिया के पास वर्ल्ड की 8% से ज्यादा रिकॉर्डेड स्पीशीज मिलती हैं। तो ये जो नंबर है 8% का, ये और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इन जंगलों के बीच में जिनको आज तक डिस्कवर ही नहीं किया गया, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए हर साल कोई ना कोई नया प्लांट या इंसेक्ट या एनिमल मिलता रहता है हमारे यहाँ। जैसे अभी एक नया तरह का स्नेक मिला है, स्पाइडर मिले हैं एंड सो वी रियली हैव नो आइडिया कि कितने सारे और स्पीशीज हैं इन जंगलों में। सो वी कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है, विच मीन्स इंडिया हैज इमेंस वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो हमें इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना होगा। 1960s और 1970s से हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई और फिर इंडिया में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। इट वाज अ लैंडमार्क लॉ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स फ्रॉम हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इस लॉ की वजह से हंटिंग बैन कर दी गई थी एंड इट वाज मेड अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी अगर कोई इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको फाइन भरना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। इस एक्ट की वजह से प्रोटेक्टेड एरियाज बनने लगे जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड थी ताकि वाइल्ड लाइफ बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के रह सके। इसके अलावा एनिमल्स की लिस्ट बनाई गई। शेड्यूल 1 से शेड्यूल 6 तक अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग शेड्यूल्स में रखा जाने लगा बेस्ड ऑन हाउ एंडेंजर्ड दे आर। शेड्यूल 1 में वो सब एनिमल्स थे जिन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी। सो बाइंग, सेलिंग, पोजेसिंग वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स सबको इलीगल कर दिया गया था। और ये एक्ट ना केवल एनिमल्स बट प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करता था। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने उन स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जो सबसे ज्यादा खतरे में थे, जैसे टाइगर, वन हॉर्न राइनोसरस, कश्मीर स्टैग या हंगुल, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जिसमें 3 तरह के क्रोकोडाइल्स को कंजर्व करने की बात की गई, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। इसके अलावा लायन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोजेक्ट्स आए। इन एनिमल्स में से कुछ की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी कि अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो 10 या 20 सालों में वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते थे। कुछ प्रोजेक्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैव नॉट डन दैट वेल और उन स्पीशीज की पॉपुलेशन अभी भी बहुत कम है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1973 व्हेन इट वाज फाउंड कि टाइगर की पॉपुलेशन बस 1827 है। टाइगर एक कीस्टोन स्पीशीज है, यानी इनकी वजह से इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। जैसे इनकी वजह से डियर, इन सब हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। अगर टाइगर नहीं होंगे तो डियर सारी घास खा लेंगे, वहां पे ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी और छोटे एनिमल्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। सो टाइगर इन अ वे प्रोटेक्ट ओवर ग्रेजिंग विच प्रोटेक्ट्स वेजिटेशन, जिसकी वजह से और छोटे छोटे जानवर
बचे रहते हैं। बट टाइगर्स आर इन बिग ट्रबल, क्योंकि टाइगर की पोचिंग या इलीगल हंटिंग होती है उनकी स्किन के लिए या फिर उनकी हड्डियों के लिए, जो कि कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज की जाती है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग हैबिटेट, क्योंकि फॉरेस्ट कट रहे हैं और ग्रासलैंड्स भी फार्मिंग और रोड्स के लिए यूज में लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से टाइगर के पास रहने के लिए कम जगह है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेस प्रे, टाइगर्स जो भी चीजें खाते हैं उन सबकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो रही है, और जब उन्हें अपनी सराउंडिंग में खाना नहीं मिलता है तो वो खाना ढूंढते हुए लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ये टाइगर रिजर्व स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें एक कोर एरिया होता है जहां कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। यहाँ टाइगर्स फ्रीली घूम सकते हैं। पोचिंग से बचने के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, कैमरा सेटअप किए जाते हैं। कोर एरिया के बाहर एक बफर एरिया होता है जहां लिमिटेड और रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। इनमें से कुछ हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। इन टाइगर रिजर्व्स की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन पहले से काफी इंप्रूव हुई है। 1980s तक ये कंजर्वेशन की सोच जो थी ये सिर्फ बड़े जानवरों से थोड़ी आगे निकली, एंड 1980 और 1986 की जो वाइल्ड लाइफ एक्ट नोटिफिकेशन आई उसमें काफी सारी बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स और एक स्पेसिफिक ड्रैगन फ्लाई भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड की गई। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ये लगभग हर फूड चेन का पार्ट होते हैं। ये प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के मिट्टी में मिलाते हैं और बर्ड्स और छोटे जानवरों का खाना होते हैं। इसके बाद फिर 1991 में पहली बार 6 प्लांट्स को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया। इंडिया का ज्यादातर फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या फिर गवर्नमेंट मैनेज करती है, और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इंडिया के टोटल फॉरेस्ट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसमें आता है। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप यहाँ नहीं जा सकते। मध्य प्रदेश का 3/4 फॉरेस्ट एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंट कवरेज है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट का लगभग 1/3 हिस्सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं, बट देयर इज प्रोटेक्शन ताकि सिचुएशन और बुरी ना हो जाए। ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान में ज्यादा है जहाँ जंगलों पर बहुत प्रेशर है। तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के कंट्रोल में है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा है और ये देश के सबसे बायोडाइवर्स जंगलों में से हैं। इन फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। हमने अभी तक देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्ट्स के थ्रू, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यू नो व्हाट, पूरे इंडिया में हमें कई तरह की कम्युनिटीज मिलेंगी जो कई सालों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिना कोई एक्ट के, बिना कोई लॉ के और बिना किसी फंडिंग के, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में वहां के गांव वालों ने रिजर्व के अंदर हो रही माइनिंग ऑपरेशंस के खिलाफ लड़ा। उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट का सहारा लेकर उस जगह को प्रोटेक्ट किया। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही 5 गांव ने आपस में मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरवदेव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, जहां उन विलेजर्स के नियम और कानून चलते हैं और ये किसी भी तरह की हंटिंग को अलाउ नहीं करते और वाइल्ड लाइफ को एनक्रोचमेंट से भी बचाते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी की बात करते हैं तो 1730 में जोधपुर के महाराजा को अपने लिए एक महल बनाना था, जिसके लिए उन्होंने पेड़ काटने के लिए आदमी भेजे और ये पेड़ बिश्नोई कम्युनिटी के एरिया में थे। अमृता देवी बिश्नोई along with her 3 daughters went and hugged the trees, और राजा के भेजे हुए लोग इतने क्रूअल थे कि उन्होंने पेड़ काटते समय उनको भी मार दिया। मरने से पहले अमृता देवी बिश्नोई जी ने बोला, एक कटा हुआ सर एक कटे हुए पेड़ से बेहतर है। ये सब देखकर वहां पे जो और लोग थे बिश्नोई कम्युनिटी के, उन्होंने भी जाकर पेड़ों को गले लगाया एंड अराउंड 363 विलेजर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। जब राजा को ये पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने वादा किया कि वो उस जंगल से दोबारा कभी पेड़ नहीं काटेंगे। इसी सोच से इंस्पायर्ड होकर 1970s में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गौरा देवी ने वहां की औरतों के साथ मिलकर हिमालयन रीजन के ट्रीज काटने से रोकने के लिए उन ट्री को हक किया और ये बना चिपको मूवमेंट।
और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज पर 15 साल का बैन लगा दिया गया। कंजर्वेशन बस जंगलों में नहीं होता, खेतों में भी होता है। तहरी में बीज बचाओ आंदोलन हुआ 1980s में और 1990s में शुरू हुआ नवधान्य मूवमेंट टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस। सीड सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि किसानों के पास अपने सीड यूज करने का अधिकार होना चाहिए। देखो एक्चुअली हो क्या रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो कि ज्यादा पानी चाहते थे, ज्यादा केमिकल्स चाहते थे, बट इसकी वजह से फास्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगी इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो HYV सीड्स थे इतने केमिकल्स मांगते थे और फार्मर्स को हर बार नया सीड खरीदना पड़ता था। नॉर्मली क्या करते हैं किसान कि जो भी उन्होंने बोया उसका थोड़ा पार्ट बचा लिया एंड देन उसको सीड बना के वापस से उसको बो दिया, बट नॉट विद दीज HYV सीड्स। हर बार फसल उगाने के लिए उनको जाकर कंपनी से ही सीड लेना पड़ता था क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए फार्मर्स पूरी तरह कंपनीज पर डिपेंडेंट हो गए। सो दीज टू मूवमेंट फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग आवर ओन ट्रेडिशनल सीड्स जो इतने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सीड्स भले ही कम प्रोडक्शन करें बट इन्हें प्रोड्यूस करने में कम कॉस्ट लगती है, प्लस ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ टाइगर्स और ट्रीज से नहीं होती, वो हमारी क्रॉप्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी की भी होती है। अगर आपके पास सिर्फ एक क्रॉप है और कोई बीमारी आती है जो इसको अटैक करेगी तो सारी फसल आपकी नष्ट हो जाएगी। बट अगर आपके पास बहुत सारी वैरायटी है और अगर किसी एक क्रॉप को कोई बीमारी हो गई बट यूल हैव सो मेनी वैरायटीज, तो इसलिए क्रॉप्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट और कम्युनिटी दोनों साथ मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट, मैनेज और रिस्टोर करते हैं। बहुत सी स्टेट्स ने ऐसा करने की कोशिश की बट ओडिशा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एक्चुअली पास अ रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है, और बदले में विलेजर्स को जंगल से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है, और जब अगर जंगल रिकवर हो जाते हैं तो टिम्बर में भी लोकल विलेजर्स को कुछ हिस्सा दिया जाता है। इंडिया में आपको बहुत सारे सीक्रेट ग्रोव्स भी मिलते हैं। इसमें जंगल के कुछ पैचेस को सीक्रेट माना जाता है जहां पर लोकल देवता रहते हैं, इसलिए इन पैचेस को छेड़ा नहीं जाता। यहाँ का ना कोई पेड़ काटा जाता है, ना कोई जानवर मारा जाता है। यहाँ किसी तरह से दखल नहीं दी जाती। ये प्रैक्टिस पूरे इंडिया में अलग अलग रूप में होती है। छोटा नागपुर रीजन में मुंडाज और संथल महुआ और कदम्ब के ट्रीज की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की ट्राइबल कम्युनिटीज इमली और आम की पूजा करती हैं। इसके अलावा पीपल और बरगद के पेड़ की भी हम पूजा करते हैं। तो हमारे इंडिया के कल्चर में हम हमेशा से नेचर की पूजा करते हुए आ रहे हैं। स्प्रिंग्स की, माउंटेन्स की, प्लांट्स, एनिमल्स, सब को ही हम सीक्रेट मानते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई मस्ट टेल यू व्हाइल मेकिंग दिस चैप्टर आई रेड अ few things about the Bishnoi community, and as we say in the new lingo, they are the OGs of environmental protection. So we need to learn a lot from them and various other communities कि कैसे हमें नेचर को प्रोटेक्ट करके उसके साथ रहना चाहिए, because this is beautiful and not this or this. So with this we end this chapter. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वीडियो कैसा लगा ये भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय।